गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक आपने क्या देखा? पिछली क्लास में आपने देखा था, थोड़ा लंबा चला गया था, एसआई उपसर्ग। जो उसके उपसर्ग लगते थे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। देखिए पढ़ा आपको रटवाए थे ना, मुझे याद हो गया। मुझे भी याद नहीं था, मुझे सोचना पड़ता था, लेकिन पढ़ा आपको रटवाए मुझे याद हो गया। इसलिए आप लोग भी जो ना, जैसे मैं बताता हूँ वैसा कीजिए। पक्का है कि 100% आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज। कुछ व्युत्पन्न मात्रक ऐसे होते हैं जिसके विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के विशेष नाम दिए गए हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। इसका क्या कारण है? सबसे पहले सुविधा के लिए, कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए उसका नाम जो है ना शॉर्ट किया गया है। जैसे देखिए बताता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है आप देखिएगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जैसे कि एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक में क्या होता है आपको पता है? टोटल कितना है? 7 है ना। आधारी मात्रक में क्या, तो डायरेक्ट उसका मात्रक होता है। जैसे लंबाई का कितना हो गया? मीटर। और किस में लेंगे हम? एसआई में देखेंगे। एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक क्या है आपको पता है? जो पूरा जो महासम्मेलन हुआ था उससे जो निचोड़ निकला कि नहीं, दूरी के लिए इसी का उपयोग करेंगे और वजन के लिए इन्हीं का यही मात्रक चाहिए। जैसे क्या लिया था? दूरी के लिए मीटर लेंगे और वजन के लिए केजी लेंगे, द्रव्यमान के लिए, और उसके बाद क्या था? समय के लिए सेकंड लेंगे। इस तरह से 7 था, 7 का मैं लिस्ट बता दिया हूँ, उसको उम्मीद है कि आपको याद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है व्युत्पन्न मात्रक। वो तो सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ना, कभी कभी उसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है ना फिजिक्स, अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना देखिएगा एक एक होगा ना, इतना बड़ा बड़ा मात्रक होगा। इतना बड़ा बड़ा कहने का मतलब है कि एक आध अंक का नहीं होगा, 4-5 अंक का होगा। देखिए कितना अंक है? 1 2 3 केजी है, मीटर है, सेकेंड है, स्क्वायर भी है, प्रति भी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं ये है क्या चीज़। ये क्या आपका फोर्स, बल। बल को पहले समझते हैं। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। इसीलिए उसको किससे सूचित करते हैं? एफ से। एफ बराबर एम ए। आपको देखिए ये सब पता नहीं होगा ये कैसे होता है एफ बराबर एम ए, क्योंकि अभी जो है ना इसमें जो भी बताने जा रहा हूं मैं, ये आपके आगे जो पढ़ना है आपको उसका एक संक्षेप मात्र है, उसका सार है। तो आप कैसे समझोगे? नहीं समझोगे। बस मैं जितना बोलूँ कि ऐसा होता है, अभी उसको मान लीजिए ऐसा होता है। वो कैसे ऐसा होता है वो आगे जब पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे बल, बल का सूत्र होता है, यदि आप पहले कभी पढ़े तब तो इजी है, नहीं पढ़े इस उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। तो बल का फॉर्मूला होता है m गुना ए। m क्या आपका? द्रव्यमान, ये तो आपको पता है। ए क्या है पता है? त्वरण है। अब त्वरण क्या होता है ये तो अभी बताया नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, F बराबर एम ए होता है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान का क्या होता है? मात्रक। यदि हमको पता करना हो कि बल का मात्रक क्या होता है, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है। पहले क्या सूत्र लिखेंगे? जैसे नहीं लिखते थे क्षेत्रफल में, पहले बताया था क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी मीटर और चौड़ाई भी, वो भी दूरी हुआ ना, तो वो भी क्या हो गया? मीटर ही हुआ। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होता था ना। उसी तरह से यहाँ पर इसका भी निकालेंगे। ए बराबर क्या है? एम ए। एम क्या आपका? द्रव्यमान। ए क्या है? त्वरण। एम के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक केजी। फिर क्या है बीच में? कुछ नहीं तो गुना रहता है, गुना दे दिए ना। फिर देखिए त्वरण का मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लिखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर बटा एस स्क्वायर, या फिर आप लिखो मीटर एस पर पावर -2। तीनों क्या है? बराबर है। पता है ना। यदि जिसका मैथ थोड़ा सा मजबूत होगा तब तो ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, उसको पता ही होगा। लेकिन जिसका बिल्कुल जीरो है तो उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। इस कंफ्यूजन में क्या होता है ना, उसको पूरे बात समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे कर दिया। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इसलिए साथ साथ बताते हुए जा रहा हूँ। मीटर प्रति सेकेंड बोलिए, या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड पर -2। देखिए ये प्रति है ना, ये बटा ही है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको मैं बताया था ना पिछली क्लास में, जैसे 1/10 ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -1। उसी तरह से क्या बटा में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। बताए थे, याद होगा।
1/10⁻² बताए थे, क्या होता है 10⁻⁻² हो जाता है जब ऊपर जाएगा तो। वैसे ही क्या था, मीटर पहले से था ऊपर में नहीं था, और s⁻² नीचे था, जब ऊपर कर दिए इसके साथ गुना में, इसका गुना, यदि दोनों के बीच में कुछ नहीं हो तो गुना छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम 2 और 4 नहीं लिख सकते हैं, 2 इसको लिखेंगे 2 गुना 4 ही लिखना पड़ेगा। यदि 2 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 8। तो काफ़ी अंतर हो गया ना। इसमें तो निश्चित है कि आपको गुना डालना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ ए और बी रहेगा, आप ए बी लिखिए या ए गुना बी लिखिए, बात बराबर है ना। इसलिए ऐसा लिखते हैं हम, मैथ का ये रूल है, ऐसा लिखते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गुना है, गुना को हटा दिए, क्या दिक्कत है, कोई अंक में तो नहीं है ना 2 गुना 4 लिखने वाला, तो गुना हटा दिए, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसको प्रति को हटाएंगे बटा को, तो केजी मीटर s⁻⁻² हो गया। आया समझ, क्योंकि नीचे था, इसको ऊपर किया तो क्या हो गया, पावर माइनस में चला गया। अब देखिए इसी पूरे को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। किसके सम्मान में, एक हमारे महान वैज्ञानिक थे न्यूटन, उनके सम्मान में। ठीक है, क्योंकि ये रूल जो है ना, जो नियम दिया था बल का, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, इसलिए उसके सम्मान में न्यूटन लिखते हैं। अब न्यूटन को लंबा चौड़ा लिख के उसको सिर्फ एन से सूचित करते हैं। जैसे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर 10 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल लग रहा है, उतना नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 10 न्यूटन बल लग रहा है। इससे क्या फायदा हुआ, एक तो जिसने निकाला उसके लिए एक आदर्श नहीं होता, जो इतना मेहनत किया, जिन्होंने अपना दिमाग दिया, तो उसका ये क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट मिला उसको। और दूसरा क्या रहा, ये सुविधा के लिए, सुविधा के दृश्य से देखा जाए तो क्या इजी हो गया थोड़ा सा, पहले इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता, अब क्या है सिर्फ न्यूटन लिखने से काम चल जा रहा है। अरे समझ में, तो वही है ये कि कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए जो है ना, पूरे को क्या मान लिया गया, न्यूटन। कभी कोई पूछ सकता है आपको, ठीक है, पूछ नहीं सकता है, पूछता है। ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर कौन सा होगा निम्नलिखित में। अब ये ऑप्शन में रहेगा, कुछ और रहेगा तो, या फिर ये रहेगा, ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो ये आंसर होगा। अरे समझ में, बताने के मेरा यहाँ पर मुख्य मकसद यही है कि आपको समझ में आया जाए, 1 न्यूटन जो है ना इसके बराबर होता है, किसके बराबर, केजी मीटर पर s⁻⁻² के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब ऊर्जा लेते हैं। अब ऊर्जा का देखते हैं, ऊर्जा का क्या होता है, W मतलब ऊर्जा का शॉर्ट नेम हुआ, जैसे कि बल का क्या था F था, उस ऊर्जा का W। देखिए इसका होता है Fs, S जहां क्या है दूरी है, F क्या है बल है, और ये S क्या है दूरी है। ठीक है, केजी मीटर, F का क्या होता है केजी मीटर s⁻⁻² होता है ना, गुना एस है क्या है लंबाई है, दूरी है, तो इसका क्या होगा, ऐसा ही मात्रक सिर्फ मीटर होगा। बताया ना सीधा, कोई एस मतलब दूरी, यानी कि कोई भी दूरी यहाँ से वहाँ तक, किस में मापेंगे उसको, मीटर में मापेंगे। तो यहाँ क्या दे दिए, मीटर दे दिए, बराबर। अब इसको गुना करेंगे, केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, s⁻⁻² बचा, s⁻⁻² लिख दिए। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जूल। आया समझ में, जूल कौन है, ये भी एक महान वैज्ञानिक है, जिन्होंने ये सिस्टम को निकाला, ऊर्जा का जो सिद्धांत दिया था जिन्होंने, उनके रिस्पेक्ट में जूल दे दिया। अब जूल ना लिख के हम क्या लिखते हैं, सिर्फ जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जे। जैसे न्यूटन का हम क्या लिखते थे, एन लिखते थे, वहां पर क्या लिखते हैं हम, जे लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। मैं भी जितना बता रहा हूँ एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मतलब कि इसी के रिस्पेक्ट में जो कैलकुलेशन करके निकलेगा ना, उसको जूल मानेंगे। ठीक है, अब देखिए एक होता है कैलोरी, CAL, इसको सिंपल में लिखते हैं, क्या बोलते हैं सिंबल में, जैसे कि जूल को जे लिखते हैं, बल्ब में क्या होता है न्यूटन को एन लिखते हैं, कैलोरी को क्या लिखते हैं, CAL। अब एक कैलोरी जो होता है, कैलोरी क्या जानते हैं, सीजीएस पद्धति में आपको बताया था, 3 तरह की पद्धति बताया था। एक चौथा था आपका क्या, SI सिस्टम था ना, उसमें से जो सीजीएस वाले लोग जो यूज करते थे, सीजीएस में क्या होता है, दूरी को इसमें किस में ले रहे हैं हम, मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। अब देखिए, अब ये क्या करता है, कैलोरी वाला दूरी को लेगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, और वो द्रव्यमान को किसमें लेगा, ग्राम में लेगा। बात को समझिएगा, यदि वो उसमें लेगा तो इकाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किसका, सीजीएस का।
जो सीजीएस पद्धति में हम उसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो जो आपका बराबर होता है लगभग 1 जूल में 4.2 से गुना कीजिएगा ना, तब 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अभी आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। यदि नहीं भी आ रहा हो तो फिर भी खुशी की बात है। क्यों? कि आपको ये सोचना ही नहीं है, दिमाग में लोड ही नहीं देना कि हमको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ऑनलाइन से कुछ बके जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको मैंने क्या बताया, जो आगे आप बहुत लंबा चौड़ा पढ़ोगे उसका सार है, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ रहे हैं तो फिर भी अच्छी बात है। टेंशन नहीं लेना, इसको स्किप कर देना है। आगे तो फिर इसको बताऊंगा ही, फिर टेंशन किस लिए लेना, ठीक है? इसलिए चिंता नहीं करना है। तो क्या हुआ, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ध्यान रखना है इसको। अब देखिए, दाब क्या होता है पता है ना? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब। इकाई क्षेत्रफल, मान चलिए इतना क्षेत्रफल है पूरा, 4 फीट, 3 फीट, 4 तिया 12 फीट। 12 फीट पे हम पूरा बल लगाएंगे, पूरा एकदम से कोई इतना ही बड़ा शेप लेके बल लगाएंगे। कितना बल लगाएंगे? मान लीजिए हम कोई इतना ही बड़ा तख्ता लेके बल लगाएंगे। मान लेते हैं कि 120 न्यूटन बल लगाते हैं। कितना? 120 न्यूटन बल लगाते हैं। और यहाँ क्या था, 12 स्क्वायर फीट था, नहीं था? तो 1 स्क्वायर फीट पे, 1 फीट यहाँ तक हुआ, 1 फीट यहाँ तक, 1 स्क्वायर फीट पे जितना बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, दाब। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, दाब। तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब 12 स्क्वायर फीट में बल लग रहा था 120 न्यूटन, तो 1 स्क्वायर फीट में कटेगा 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन प्रति फीट स्क्वायर। आया समझ में? टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है आपका एसआई में ले लिए, और फीट क्या हो गया, किसमें था, फीट था ना एपीएस पद्धति में, उसका ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो हम सही है ना। लेकिन जब आप कहीं कैलकुलेट करोगे, किताब में लिखोगे तो ऐसा नहीं करोगे, सबको एक में लाना है पहले, ठीक है? ये भी गलत नहीं है क्योंकि मैं लिखा सही हूँ, दिखाया सही हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आप ऐसे लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई लिखने वाला एग्जाम वाला आए तो, ठीक है? हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे, इसलिए आपको सारी बात को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है? तो क्या हो गया, ये आपका दाब हो गया, यानी कि प्रेशर हो गया। प्रेशर का क्या होता है, पी से स्टार्ट होता है। तो P बराबर क्या होगा, एफ बटा ए, बोले थे ना भी। एफ क्या है, बल, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये क्या है, बल है, और ये क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है? यदि हम क्षेत्रफल से भाग देंगे बल में, तो क्या हो जाएगा, इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है वो निकलेगा ना। तो देखिए, तो बल क्या होता है, केजी मीटर, जो भी उसका ऐसा ही मात्रक होता है, अभी जस्ट बताए थे ना। और एरिया का क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए, एरिया होता है ना लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या, ऐसा ही मात्रक। अब इसमें क्या, यहाँ ए गो है, यहाँ 2 गो है, तो यहाँ कितना बचा, ए गो बचा, एम। ये एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 पावर रहता है, तो -1 हो जाएगा। केजी पहले से था, ये मीटर को ऊपर किया तो मीटर पर पावर -1 और एस पर पावर -2 पहले दे दिए। यदि आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा हो मैथ का, तो मेरा बेसिक मैथ का 5 क्लास में ले रखा हूँ अभी से 5 साल पहले, 5 क्लास 5 साल पहले, ठीक है? उसको कृपा करके एक बार पूरी देख लीजिए, उसमें पूरे बेसिक को मैं कवर किया हूँ। ऐसे खेल कूद में मजाक में डाल दिया था, मैं PDF बना के ऐसे तैसे करके डाल दिया था, लेकिन बहुत सॉलिड चीज़ पढ़ाया हूँ। यदि उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपका बेसिक जो है ना, कहीं भी फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, आपको रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है? यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो कैलकुलेशन, तब मैं बता रहा हूँ। यदि समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है, तो कुछ भी नहीं, इतना तुमको बताने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है? इतना ईजी है, हमको ये कटाने उठाने की जरूरत भी नहीं था, ऑटोमेटिक बताते ऐसे हुआ तो हो गया। क्यों, बिल्कुल ईजी है, ठीक है? अब देखिए, इसी पूरे को क्या मान लिया गया है, पास्कल, ठीक है? पूरे को क्या माना है, पास्कल। पास्कल किससे सूचित करते हैं, संकेताक्षर में PA से, ठीक है? कैपिटल P और छोटी a से। अब देखिए यहाँ पर पास्कल हो गया आपका कहने। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, यानी कि कहीं भी दाब निकालना हो उसका मात्रक इतना ना लिख के आप डायरेक्ट आप 1 पास्कल लिख सकते हैं, पोआका सोको संयुक्त लो, या फिर PA लिख सकते हैं संकेताक्षर में, बात वही होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर। अब नीचे देख लीजिए एक लाइन,
समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब जो है ना, वायुमंडलीय दाब को जैसे कि एक तो वायुमंडलीय दाब हुआ जिसको कि एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। एक और मात्रक है जैसे कि कहा है कि समुद्र की सतह पर जो अपना पृथ्वी है उसमें जहां भी समुद्र है उसका जहां पानी का लेवल है वहां पर यदि हम वायुमंडलीय दाब मापेंगे तो कितना वायुमंडलीय दाब होगा, 1 वायुमंडलीय दाब होगा। कितना होगा, 1 वायुमंडलीय दाब होगा। आपको पता है वायुमंडलीय दाब कितना भयंकर होता है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा कल्पना करके बता देता हूँ। अभी हम लोग कैसे आराम से घूम रहे हैं ना। अब यदि मान लीजिए आपको इसी तरह से अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए जहां वायुमंडल नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ा जाए। सबसे पहले तो आपको सूट में एक सूट आता है, विशेष प्रकार का सूट आता है अंतरिक्ष सूट, उसमें पहना के लिए ऊपर ले जाया जाए और जैसे आपका चैन खोलेगा ना, जब वायुमंडलीय क्षेत्र से बाहर चले जाइएगा जहां वायुमंडल नहीं है, जैसे आप चैन खोलोगे तैसे आप ब्लास्ट हो जाओगे, लगेगा कि अंदर में कोई बम फिट कर दिया है। आपका बॉडी क्या बोलते हैं, मांस उस नस उस सब चिथड़ा उड़ जाएगा, फचाक से चला जाएगा। अरे समझ में वो कैसे, वो ऐसा क्यों होता है? जो लोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष जाते हैं, अंतरिक्ष क्यों जाते हैं विशेष सूट पहन के? क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पर है वायुमंडल का, हवा जितना जोर से हमको चाँप रहा है चारों तरफ से, उतना ही जोर से वो सूट चाँपे ऊपर ले जाके। यदि वो नहीं चाँपेगा तो यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना, वायुमंडल का इतना ज़्यादा होता है कि ये उधर जाके विस्फोट कर जाएगा। अब देखिए वायुमंडल हमको दाब रहा है कस के और मेरा शरीर भी बाहर की ओर बल लगा रहा है, दोनों बराबर बल लगा रहा है। अपना शरीर इधर से बल लगा रहा है, उधर भी बल लगा रहा है। अब मान के चलिए बाहरी बल भी किसी तरह से हट जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, मेरा बस शरीर का चिथड़ा उड़ जाएगा। अरे समझ में, आप देखे होंगे हवाई जहाज पे नाक से ब्लड आने लगता है, क्यों? जैसे ऊपर जाते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, थोड़ा ही दूर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं ना आप देखते होंगे कि वहां पर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ना, वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, कमते जाता है। नीचे वायुमंडल ज्यादा घनत्व, ज्यादा घना है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी क्या है, उसमें एक गुण है खींचने वाला, कि हम लोग को खींच के रखा हुआ है। जितना जितना नजदीक आप जाओगे, क्या बोलते हैं, धरती के नीचे आओगे, सबको खींच के रखता है, और जैसे जैसे दूर जाइएगा उसको खींचने की क्षमता क्या होता है, कम होता है। जिसकी वजह से ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो क्या होगा, यदि किसी कारण बस वायुमंडल में क्या होता है, वो प्रेशर अगर यदि खुद बनाता है, क्या बोलते हैं, उसका जो पाइप बॉडी रहता है ना हवाई जहाज का, वो खुद रिलीज करता है प्रेशर, वो माहौल बनाता है जो नीचे है। यदि वो थोड़ा सा भी कम पड़ जाए तो क्या होता है, सबसे पहले कहाँ से ब्लड आएगा, अभी बताओ। जहां जहां छेदा है, छेदा कहाँ है, सबसे नाजुक छेदा नाक से है, और कान से है, तो नाक कान से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इधर भी तो न्यूज में आया था, सुने होंगे आप लोग, कि नाक और कान से ब्लड आना शुरू हो गया था। आप कभी हवाई जहाज पे यात्रा करके देखना, ठीक है, कान आपका सुन्न हो जाएगा, लगता है कि कुछ उधर से निकलने वाला है, सू सू की आवाज आएगा। यदि आप किए हैं तो पक्का एहसास हुआ होगा, ठीक है। आपको लगेगा हवाई जहाज अच्छा नहीं है, इससे अच्छा ट्रेन ही सही है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। वायुमंडल का इंग्लिश क्या होता है, एटमॉस्फेयर। इसी के नाम पे इसका क्या दिया गया है, सूचित किया गया है। जैसे कि जूल का एक अलग क्या था, सीजीएस में कैलोरी था, उसी तरह से पास्कल का एक अलग मात्रक है एटमॉस्फेयर, और वो कहाँ पे, 1 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, कहाँ पे, समुद्री सतह पर। उसको 1 एटीएम बोलते हैं। अब एटीएम पैसा निकालने वाला मशीन नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जो ना एटीएम, इसका 3 अक्षर लेके इसका मात्रक बना दिया गया, यूनिट बना दिया गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये जो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका इतना पास्कल के बराबर होता है। कितना, 10⁵ 10⁵ मतलब लगभग 1 लाख पास्कल के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर। सोचिए कितना हैवी प्रेशर बनता होगा ये वायुमंडलीय दाब का, उतना को हम झेल रहे हैं। सोचिए आप लोग कितना मजबूत हैं, इतना प्रेशर को आप झेल रहे हैं, ताकतवर है, पहलवान है आप, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं ताप का मात्रक। मापकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, माप का जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखे थे जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक में, ताप या तापमान के लिए, ताप या तापमान समझते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, पंखा नहीं चल रहा तो मुझे गर्मी लग रही है, तो अभी कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ माप होता है ना, तो वो क्या आपका तापमान, ठीक है। यदि ठंडा होता है तो कितना टेम्परेचर चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। जब इतना रहता है ना तो ठंडा फील होता है। जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हल्का फुल्का गर्मी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो हुआ तापमान,
हमेशा क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, बात को समझिएगा। लेकिन देखिए डिग्री ताप का एक और मात्रक है, क्या है, केल्विन भी है उसके पैरेलल में, ठीक है। हम जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यूज करते हैं मात्रक को मापन के लिए, ताप के मापन के लिए केल्विन मापकरण को लेते हैं। किस में लेते हैं, केल्विन मापकरण, ठीक है, का व्यवहार किया जाता है। अब देखिए डिग्री सेल्सियस तो आपने सुना है, अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है ये आपको पहले दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको शायद पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस ये कहाँ से कैसे लाया गया है। जैसे कोई डिग्री सेल्सियस जो स्टार्ट किया है, कोई भी मेजरमेंट दिया है, जो तुलना किया है, आपको पहले बताए थे मापन क्या एक तुलना है, किसी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसमें कैसे तुलना किया गया है, बर्फ का गलनांक, आपको केमिस्ट्री में पूरा बता रखा हूँ अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बता रखा हूँ। यदि आप केमिस्ट्री क्लास करके इधर पढ़ रहे हैं तो समझ में अच्छी तरह से आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक मतलब बर्फ जब ठोस अवस्था में रहता है, जब उससे द्रव अवस्था में जाना शुरू होता है तो उस टाइम कितना होता है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ क्या होता है, बर्फ पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, या फिर बर्फ पानी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो गलता है, यानी कि बर्फ से जो पानी बनता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए उसी को जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस माना गया, जहां से बर्फ गलना पिघलना शुरू हो गया उसको क्या माना, 0। और जहां से पानी वो उबलना शुरू हो गया, कब उबलेगा, जब उसमें आग देंगे, हीट देंगे, गर्मी देंगे, तभी ना उबलेगा। कितना डिग्री सेल्सियस देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, यानी कि जहां पर पानी उबलना शुरू होता है और उसके लिए जितना ताप की जरूरत पड़ती है, उस ताप को कितना बोला गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, क्वथना मतलब उबलना, ठीक है, नहीं होता है ऐसे ऐसे भुदुक भुदुक करता है, पता है ना। तो वो क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर क्या बोलते हैं पानी उबलना शुरू करता है, तो उस टेम्परेचर को कितना माना गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 यानी कि जहां से बर्फ पिघलता है और जहां पे पानी उबलता है, एक जमा हुआ पार्ट हो गया, नहीं हुआ, जहां से बर्फ से जस्ट पानी बनना शुरू होता है, और दूसरा पार्ट है जहां से पानी उबलना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि उबल के फिर उसके बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों का जो बीच का जो है ना, उसको 100 भागों में बांटा गया है मापन को, अब उसी से तुलना किया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अभी हम लोग के एरिया में मिनिमम कितना 7 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो समझो, आप सोचिए खुद किससे तुलना कर रहे हैं। यदि और 6 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता, तो क्या होता, पानी जमना शुरू हो जाता, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में भी जमते हैं, रेगिस्तान में, ठीक है। देखिए केल्विन जो आपका लिया गया है, वो जो जहां जब से बर्फ पिघलना शुरू होता है, यानी बर्फ से जब पिघल कर पानी बनना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन माना गया है, ठीक है। जब वो बर्फ अवस्था में रहता है, कितना माना गया है, 273.15 केल्विन। 0.15 को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप, छोटा अमाउंट है ना, तो उसको लगभग कितना बना दिया गया, 273 केल्विन। अभी जो आप पढ़िएगा ना ध्यान में रखिएगा, 273 को लेके चलेंगे, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट जो होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस, किसका, किसी भी टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन क्या होता है, दोनों बराबर ताप होता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी ठोस अवस्था में रहता है, तो ये क्या होगा, 273 केल्विन पे भी पानी ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जल का क्वथनांक, जल क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, क्वथने लगता है, यानी कि उबलने लगता है। तो ये कितने में होगा, पक्का 100 आगे कर दीजिए, 273 में 100 जोड़ दीजिए, 373.15, 15 क्या करेंगे, हटाएंगे इसको, क्यों, लगभग लेके चलेंगे इसको, छोटा अमाउंट है ना इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर दिए हैं, तो कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया, ठीक है। अब बात को यहाँ समझने योग्य बात है, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस जाने में जितना एनर्जी चाहिए, उतना ही एनर्जी 273 से 274 जाने में चाहिए। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना, जो बढ़ेगा और जो 1 केल्विन बढ़ेगा, दोनों का क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको भी 100 भागों में बांटा गया ना, 273 से 373 किया गया है, और इधर भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस किया गया है। आया समझ में,
चलिए ठीक, अब देख लीजिए, अब दोनों में संबंध कैसे बताएं। मान के चलिए हम बोलेंगे अभी टेम्परेचर जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस है रूम का, ओ चिल्ड है पूरा, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब चिल्ड, चिल्ड मतलब ठंडा है, तो केल्विन में कितना होगा, क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में 10 बढ़ाएं, इसमें भी क्या करेंगे 10 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यदि केल्विन निकालना हो तो 200, इसको अब छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेके चलेंगे ना, 0.15, तो ये मान लिए हम 273 प्लस 10 283 डिग्री सेल्सियस, 283 केल्विन हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 283 केल्विन के बराबर, यानी कि वो केल्विन निकालना था, नहीं निकालना था, तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, बस 273 क्या करेंगे जोड़ देंगे, अभी वही किए ना। अब मान के चलिए आपको देंगे एक 50 डिग्री सेल्सियस अभी है, अब उसको बोलेंगे कि केल्विन में हमको बताइए कि उसके जस्ट समतुल्य यानी कि बराबर कितना केल्विन होगा। 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें 50 जोड़े हैं, 50 बढ़े हैं, इसमें भी क्या करेंगे 50 बढ़ाएंगे 273 में, 273 में 50 बढ़ाएंगे कितना होगा 323 होगा, ठीक है। तो 323 केल्विन जो होगा आपका क्या होगा, वो लगभग नहीं, पूरा की पूरी 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो हम क्या किए 273 जोड़े उसमें 50 में, इसीलिए जब केल्विन निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस यदि दिया हो तो 273 क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी तरफ देखिए, यदि ये दिया हो हमको, जानते हैं कितना 293 केल्विन दिया हो, कितना दिया हो 293 केल्विन। अब 293 केल्विन को बोलेगा कि आप जो है ना क्या बनाइए डिग्री सेल्सियस बनाइए। अब कितना आगे 273 से, 293 में क्या घटाना, 293 में क्या करेंगे 273 घटा देंगे, 20 आगे है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे केल्विन में 273 को घटाएंगे, जैसे भी घटाए थे ना वैसे ही घटाएंगे, तो घटा दिए क्या निकल गया ये आपका डिग्री सेल्सियस। इस आधार पर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालना हो या केल्विन से डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला दोनों याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको बताया ना। चलिए देखिए, अब निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस संकेतों में परिवर्तित करें। ये सवाल आपका यहां से यहां तक अलग है इधर, और ये अलग है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेल्सियस संकेत में परिवर्तित करें, डिग्री सेल्सियस में करा निकालने के लिए, ए नंबर डिग्री, ज्यादा बड़ा हो गया, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बताए थे डिग्री सेल्सियस में हो तो के माइनस 273 कितना में है ये केल्विन 300 के है, कितना घटाएंगे 273 कितना हो जाएगा 27 होगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, आंसर हो गया। अब बी नंबर पूछेगा, इसमें भी वही करना है, एक ही फॉर्मूला है, नहीं है, डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, क्या कितना है यहाँ पे दूसरा में 573 है, 573 माइनस 273, 3 में 3 ये कितना हो जाएगा 273 400, ये 300 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाएगा, होगा ना 3 2 5। यहाँ तक समझ में आया, क्या किए हम कुछ नहीं किए, इजी था, तो किस में था केल्विन में था, डिग्री सेल्सियस में बनाना था। 273 से कितना आगे था 27 डिग्री सेल्सियस आगे था, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो गया क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना। अब इसमें ये कितना आगे था 273 373 473 573, 300 आगे है, घटाएंगे तो 300 आएगा ना, तो 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ तक क्लियर। चलिए ये आपका न्यूमेरिकल है, जिसको नहीं बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल बताइए, बहुत लोग बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल दबा के बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में है ना अब न्यूमेरिकल दबा के पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं भाई न्यूमेरिकल दबा के बताएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल जानने से पहले आपको उसका थ्योरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तब समझ में आएगा। जैसे ये क्या हुआ आपका एक तरह से थ्योरी हो गया, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा आपको क्लियर रूप से स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। इसको देखिए, केल्विन स्केल में परिवर्तित करें, किस में करना है केल्विन में, केल्विन लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना डिग्री सेल्सियस है 25 है, 25 प्लस 273, 5 3 8 7 2 9, 298 डिग्री, और डिग्री नहीं होगा इसमें केल्विन में है ना, तो केल्विन देंगे इसका, यही होता है ना इसका यूनिट, यानी मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, इसका मात्रक कितना होगा 298
केल्विन हो जाएगा। जोड़ घटाव देख लीजिएगा, गलत भी होगा ना तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर को जोड़ने नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है कि फ्लो में बह रहे हैं, ऐसे उम्मीद है गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता दिए। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस कितना आपका 373, यही है ना, प्लस 273, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा बताइए। 3 3 6 7 7 14, 3 2 5 1 6, 646 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन निकाल रहे हैं ना, फिर वही गलती। डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन निकाल रहे थे ना, केल्विन निकाले तो केल्विन हो गया, क्योंकि इतना डिग्री सेल्सियस पहले है तो वहाँ क्या 273 के बाद और जुटेगा, तो 273 क्या केस में जोड़ दिए, निकल गया। आ रहा है समझ में ना। यहाँ क्या था 0 डिग्री सेल्सियस में 273, यहाँ पहले ये हमको दिया हुआ है कितना 200 है 373। आप ही बताइए क्या करेंगे, इसमें जोड़बेन करेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और दोनों का बढ़ने का क्रम एक ही है, 100 के अनुपात में बढ़ता है, नहीं कि एक एक पार्ट जो है ना उसका बराबर होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसको 100 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक कुछ और न्यूमेरिकल है उसको बता देता हूँ, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा ना, आगे जो बीच बीच में जरूरत, बीच में क्या हमेशा जरूरत पड़ेगा, कोई चीज़ का फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे इसका ऐसा मात्रा कितना होगा, ऐसे ऐसे निकाल दिए, ये आप अच्छी तरह ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिविजन कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका कौन सा 3 नंबर, 3 नंबर को ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बताने जा रहे हैं। हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी उसको खरीदने में टाइम है, उसको भी लूँगा, लेकिन फिलहाल इसे काम चला रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए पहले 3 नंबर है, पहले 3 नंबर को हल करेंगे, इस सब को भी भूल जाइए, ठीक है। देखिए लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है और उसका द्रव्यमान 3510 यानी 3510 kg है, तो लोहे का घनत्व क्या है, लोहे का घनत्व पूछ रहा है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आयतन 0.45 मीटर क्यूब और इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3510 kg, इतना किलोग्राम दिया हुआ है। इतना मीटर क्यूब में इतना kg क्या है, लोहा है, कितना 3510 kg यानी 3510 kg। तो एक आयतन में, जब एक आयतन में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो अपना घनत्व। तो घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला बताया तुम जस्ट अभी, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान यहाँ कितना है 3510 बटा 0.45। जब इसको आप भाग दीजिएगा 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, ठीक है। देखिए फिर से वही बात बता रहा हूँ, यदि आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है मैथ, तो फिर ये उसको बताना मेरे लिए जो है ना टाइम लॉसिंग है। थोड़ा सा मैथ अच्छा है तभी आप ये समझ सकते हैं, कुछ नहीं, बस इसको हल करना है, हल कीजिए कितना आ जाएगा, इतना टाइम बचाने के लिए। अब मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा ना, 1 घंटा क्लास में आधा घंटा पहले भाग देने में लगेगा, ठीक है, इसको हल करने में। आ रहा समझ में, इसलिए कृपया करके अपना हल करके देखिए आपका कितना आ जाएगा 7800 kg पर मीटर क्यूब। बस सवाल क्या समझना होता है, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, मैं जो बता रहा हूँ ये क्या हो गया, एक आयतन में यानी कि 1 मीटर क्यूब में इतना kg होता है। इसको याद रख लीजिएगा, परमानेंट दिमाग में बिठा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। यदि 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा कोई बक्सा लेते हैं, उतना ठोस लोहा लेते हैं, तो उसका वजन कितना होगा 7800 kg। बिल्कुल सही है, ये मेरे मुंह पे रटा हुआ था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल है लेकिन ये बिल्कुल राइट है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 7800 kg लोहा होता है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें, जहां 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। इंच क्या है पता है, इंच भी लंबाई, पहले देखिए कुछ एक चीज सिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। 1 फीट, फीट बोलिए या फुट, ओ आर मतलब क्या हुआ या, इंग्लिश में इसको आर बोलते हैं, हिंदी में या बोलते हैं। फुट बराबर कितना होता है 12
इंच होता है, फिर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, 12 कितना होता है, इंच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर तो आप लोग को पता ही है, मीटर सेंटीमीटर, मीटर का 100वां भाग क्या होता है, सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ कितना होता है, इतना होता है। और 1 इंच कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। और 1 फीट, ये कितना फीट है, 4 फीट। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना फीट होगा ये, 1 फीट कितना लंबा होगा, ये 3 फीट है। तो सोच लीजिए आपका ये आपका इतना 1 फीट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 1 फीट में इतना में कितना होता है, 12 इंच होता है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, प्रैक्टिकली इसलिए समझा रहा हूँ कि तभी समझ में आता है ना। तो इंच और फीट हवा में रहता है। 1 2 3 4 5 6 12, सॉरी 6 7 करेंगे तो यहाँ तक 12 कीजिएगा ना, इतना बड़ा निकलेगा आपका 1 इंच। ठीक है, 1 इंच को 12 से गुणा करेंगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा, और ये होगा 1 फीट या फुट। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। जो ये छोटा छोटा वाला सेंटीमीटर होता है, नहीं होता इससे वाला जो बताए थे, 2.54 की यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, 1 इंच। और ये बनेगा 2.54 सेंटीमीटर। 1 हो गया यहाँ, 2 हो गया यहाँ, 0.4 हो गया, ये कितना हो गया, 2.54 इंच। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें। अब 1 फुट इतना बड़ा होता है, बताइए मीटर में, तो 1 मीटर से कम में होगा ना। अब कितना होगा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 फुट, 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो 12 इंच में 12 गुना 2.54, इतना क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं? जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा पता है, 30.48 आएगा। 12 दूना 24, 24 36, हाँ 30.48 सेंटीमीटर आएगा। जब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है ना सेंटीमीटर, बताए थे ना। तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। अब 30.48 में भाग देंगे, किस 30.48 में भाग देंगे 100 से, कितना हो जाएगा पता है ना, 0.3048। ये क्या हो गया, मीटर हो गया। एम, तो ये आपका आंसर हो गया। मीटर में बदल दिया ना, लेकिन लगभग 1 फुट जो है ना 0.3048, 0.30 क्या लगभग 1/3, यानी कि यहाँ तक अगर दी मीटर है, यहाँ तक अगर दी मीटर है तो 1/3 मान लीजिए कितना होगा यहाँ तक। समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया आपका, 1 फुट इतना मीटर के बराबर हो गया। यदि सेंटीमीटर बोलता है 1 फुट कितना सेंटीमीटर होगा, तो 30.48 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका मैथ अच्छा होगा उसको पता होगा, जिसका मैथ अच्छा नहीं होगा उसको पता नहीं होगा, तो उसको पता करवाना मेरा काम है। पता देख लीजिए क्या होता है। मान के चलिए कितना है, 4 5 6 7 8, कुछ हो भी हो, इसको बोलेगा वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, एक अक्षर एक डिजिट देने के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट। 5 6 7 8। अब गुना किससे करेंगे, जो इतना हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, बताइए तो। 1 2 3 4 है ना, इससे गुना करेंगे। गुना पता है ना आपको, जब गुना कीजिएगा आप, अब जितना पॉइंट के बाद कितना कितना डिजिट बच गया, 4 डिजिट, 4 से गुना कर देंगे, 1 2 3 4। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा ये 4, जो फिर गुना करेंगे इतना हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का नियम है 7 8 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 लिख सकते हैं इसको। 1 पर पावर 4 शून्य है, 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं। बताए थे ना? नहीं बताए हैं तो ध्यान रखिएगा, बार बार समझा रहा हूँ। मेरा बेसिक का क्लास है मैथ का, उसको देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। 5 क्लास लिया हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट का है, 10-10 मिनट का है। मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको डिटेल से मैं समझा नहीं सकता, ऐसा होता है, इसका इतना तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं कहने का मतलब ये, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया। अब देखिए 4 नंबर सवाल हो गया, अब 5 देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, सवाल पढ़िए।
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सबसे पहले आप इसको एक साइड में कहीं अलग जगह परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। एक साल में, आपको बताए भी थे पिछले क्लास में, एक साल में यदि हम टॉर्च को जलाते हुए छोड़ दें, उसका लाइट जहां तक पहुंच जाए वो दूरी को क्या बोलेंगे हम, एक प्रकाश वर्ष। वो इस यूनिट का उपयोग कहाँ करते हैं हम, प्रकाश वर्ष क्या है, एक यूनिट है दूरी मापने का। जैसे कि यहाँ से सूरज की दूरी कितनी है, यहाँ से तारे की दूरी कितनी है, अब किलोमीटर में लेंगे तो पता चलेगा अरबों किलोमीटर है। अब आप ही बताइए अरबों किलोमीटर को बोलना या फिर उसको डेली चीज में यूज करना कितना कठिन होगा, इसलिए उसका बड़ा मात्रक लिया गया है। कौन सा मात्रक लिया गया है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष कैसे होता है, कैसे मापते हैं उसको, यदि हम किसी टॉर्च को जलते हुए छोड़ दें कितना दिन तक, एक साल तक, तो जहां तक उसका लाइट पहुंचेगा वो क्या, वो दूरी क्या कहलाएगा, एक प्रकाश वर्ष। और एक सेकेंड में जो लाइट जो चलता है यहां से जो वहां तक पहुंचता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 2.998 है, ये एक्यूरेट है। लेकिन जो हम लोग लेते हैं दैनिक दिनचर्या में, एग्जाम में भी जो पूछता है ना, 3 पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है, 3 भी रह सकता है और 2.998 भी, ठीक है। तो आप दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये होता है तो दिया नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं सोचना है। ये लगभग 3 के बराबर है ना, 2.998, इसलिए जनरली इसको बोला जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 2.998 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको लेके हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक सेकेंड में लाइट जो है इतना मीटर चल जाता है, कितना मीटर, 10⁸ 10⁸ छोटा 10 लाख था, ये करोड़, 10 करोड़ हो गया, फिर ये 10 करोड़ मीटर एक सेकेंड में। किलोमीटर में भाग के बनाइएगा, क्या कीजिएगा, 1000 से भाग दे दीजिएगा, 3 शून्य पहले हो जाएगा, लगभग 1 लाख, यानी कि 2 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। 2.9 है ना, 3 लाख किलोमीटर लगभग चलाएगा वो, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है, इसको निकालते हैं कि एक साल तक अगर ये चलने के लिए छोड़ दिया जाए लाइट को तो कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर ये निकालना है हमको। सबसे पहले देखते हैं कि 301 सेकेंड में कितना दूर चलता है, एक सेकेंड में चलता है इतना मीटर, तो एक साल में कितना सेकेंड होता है, उतना सेकेंड पहले साल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो साल को सेकेंड बनाते हैं, एक साल में कितना दिन होता है, 365.25। आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होता है, कभी कभी 366 होता है। ऐसा क्यों होता है ये पता है, नहीं है तो समझ लीजिए। साल कब होता है पता है, बीच में सूरज है, उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। पृथ्वी यदि एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 1 साल। यदि 2 चक्कर मार लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 साल। 3 चक्कर मारेगा तो 3, 4 चक्कर मारेगा तो 4 साल। जब वो 1 चक्कर मारता है तो 1 साल बनता है। 1 चक्कर मारने में उसको 365.25 लगभग, नहीं सवा नहीं बोलते हैं, यानी कि सवा दिन, सवा, उसी तरह से 365 सवा दिन लगता है, यानी कि 365.25 दिन, यानी कि 365 दिन और 1/4 दिन, इतना लगता है उसको 1 चक्कर मारने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर में सुविधा के लिए 3 साल तक 1/4 को नहीं जोड़ते हैं, और चौथा साल फिर जब जुड़ता है, मान के चलिए 3 साल तक नहीं जोड़े, अब चौथा साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। पहला साल का 1/4, दूसरा का 1/4, तीसरा 1/4, चौथा 1/4, जैसे होता है 366 दिन कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 1 दिन नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए 366 दिन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमको तो क्या बोल रहा है, 1 साल एक्यूरेट निकालना है, तो 1 साल एक्यूरेट कितना होता है रियल में, 365.25 दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, रियल में होता है ये। अब इसमें देखिए, यदि हम 24 से गुना कर दें क्या निकल जाएगा, घंटा। इतना दिन में, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो इतना दिन में कितना घंटा होगा, गुना कर दीजिए। अब ये क्या निकल गया, पूरा घंटा। अरे समझ में। अब देखिए, जब ये घंटा निकल गया पूरा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। इसको गुना कर दीजिए, तो अब क्या निकल गया, ये मिनट। तब यहां दिन नहीं लिखाएगा, याद रखिएगा। अब मिनट बन गया ना पूरा, ये क्या बन गया, मिनट। अब जब मिनट में फिर 60 से गुणा करें क्या हो जाएगा, ये पूरा मिनट हो गया। अब ये इतना मिनट कितना सेकंड होगा, सेकंड निकालना है ना, इतना सेकंड हो गया, जो निकालना था निकल गया, ठीक है। अब देखिए, 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करता है ना, तो इतना सेकंड में
क्या करेंगे, 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो 2 सेकेंड में 2 से गुना करेंगे, 5 सेकेंड में तो 5 गुना कर देंगे, तो 10 सेकेंड में 10 गुना कर देंगे, तो फलनवा सेकेंड में फलनवा से गुना कर देंगे। अरे समझ में। चलिए देखिए 1 सेकेंड में कितना करता है, 2.998 गुना 10 पर पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। समझे। अब देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, अब कितना सेकेंड में बोल रहा है, 365.25 गुना 24 गुना 60 गुना 60 सेकेंड में क्या करेंगे, गुना करेंगे किसमें, इसमें 2.998 गुना 10 पर पावर 8 गुना 365.25 गुना 24 गुना 60 गुना 60 से गुना कर दिए। अब ये क्या निकल गया, इतना मीटर हो गया, दूरी तय किया। ठीक है, जब आप इसको क्या बोलते हैं, गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 9.46 10 पर पावर 15 मीटर। ठीक है, कितना आएगा, 9.46 10 पर पावर 15 मीटर। अब देखिए अब इसको किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 में किससे भाग देंगे, 1000 से। पता है ना 1000 का मतलब क्या होता है, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 बटा 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। इसमें क्या है 10 पर पावर 3 या 10 पर पावर 15, तो 3 कट जाएगा, कितना 12 बचेगा ना। तो 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। हमको क्या बोल रहा था कि किलोमीटर में व्यक्त करें, तो किलोमीटर में व्यक्त कर दिए, कितना होगा 9.46 गुना 10 पर पावर किलोमीटर, कितना दिन में, कितना में, 1 प्रकाश वर्ष में। याद रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष में इतना दूरी तय करेगा। ये मुंह पे याद रखिएगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब इधर से मिटाते हैं। 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सवाल ये है ना। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आप बताइए। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी, तो कितना बोल रहा है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए ना। तो बताइए 1000 ग्राम को 1000 ग्राम होगा ना, कितना है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इतना बर्फ को डैश डैश मतलब पिघलाने के लिए कितना जूल चाहिए, 1000 गुना 80, इतना कैलोरी चाहिए। कितना हो गया इसका टोटल, 80 पर कितना शून्य आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ, जिसका मैथ कमजोर है जाके उस वीडियो को देख लीजिए, यदि समझ में ये आ रहा हो तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना कैलोरी क्या हो गया, एनर्जी चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए, किस लिए, पिघलाने के लिए। अब क्या बोल रहा है, इसको जूल में व्यक्त करें। किस में व्यक्त करें, जूल में। अब आप ही बताइए जूल में कैसे व्यक्त होगा, बताइए। आपको पता है ना, पहले भी बताए थे, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, लगभग होता है, लेकिन एक्यूरेट कितना होता है 4.186। 1 कैलोरी बराबर, तो इतने कैलोरी बराबर, तो क्या करेंगे इसमें जूल में निकालने के लिए, 1 2 3 4 शून्य है ना, गुना 4.186 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये जूल निकल जाएगा। 1 कैलोरी में इतना जूल होता है 4.186 जूल, तो इतना कैलोरी में तो गुना करना पड़ेगा। इसको जब गुना कीजिएगा आपका आएगा 3.35 गुना 10 पर पावर 5 जूल। ठीक है, ये कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लगेगा, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, पॉइंट यहाँ दे देते हैं, कि ये सब जो है ना फॉर्मूला आप अभी से याद करते हुए चलिए, आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। आपको पहले भी समझाया था ना क्या होता है कैलोरी, क्या होता है जूल। कैलोरी क्या था, सीजीएस का मात्रक था, सीजीएस पद्धति में था, और ये एसआई पद्धति में था जूल जे। इसको क्या बोला, कैलोरी से जूल में बदलने के लिए तो निकाल दिए, तो आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास आपका
पिछले क्लास का आपको आंसर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट आज जितना भी हुआ है उसमें से कुछ सवाल या कुछ दे रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव, उसको आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको बना के लाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास से यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।